कि हमें हमेशा स्वच्छ राजनीति करने वाला, पूर्ण ईमानदारी से राजनीति करने वाला, पूरी निष्ठा के साथ राजनीति करने वाला, भ्रष्टाचार रहित राजनीति करने वाला, इस प्रकार के व्यक्ति का चुनाव हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार की बात रखते हुए मैं सबसे पहले तो आप सभी को अपना मैं परिचय देता हूँ। मेरा नाम दीपक कड़वासरा है। मेरी शैक्षणिक योग्यता, मैं आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में बीटेक हूँ। आईआईटी जेईई 2006 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 73 प्राप्त की थी। उसके बाद मैंने 2 वर्ष नौकरी की टेक्निकल फील्ड में, और उसके बाद में मैंने आईआईएम बैंगलोर से मैंने एमबीए किया। जब मैं पढ़ाई कर रहा था, उस पढ़ाई के समय में मेरे मन में कुछ विचार चल रहे थे। मेरे मन में विचार चल रहे थे कि मैं ये सब पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने तकनीकी शिक्षा भी प्राप्त की और मैंने प्रबंधन की शिक्षा भी प्राप्त की, लेकिन यह जो मैं शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ, इस शिक्षा का मैं अपने बाड़मेर वासियों के लिए कैसे उपयोग कर पाऊँगा। हमारे क्षेत्र में जो सभी शिक्षा प्राप्त करके जो सेवा करना चाहते हैं, वो लंबे समय तक नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं, उसके बाद में वो सेवा के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन मेरा जो बचपन से जो वातावरण रहा, उस वातावरण ने मेरे मन में सेवा का भाव का जो है वो मेरे मन में सेवा का भाव का संचार किया, और उसी सेवा के भाव को लेकर मैं यहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी करके बाड़मेर वासियों की सेवा के लिए, आप सबकी सेवा के लिए आपके बीच में आया। और लंबे समय से मैं विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, जो बचपन से ही जिस विचारधारा को मैं देखता आया था, यहाँ आकर सक्रिय रूप से जुड़ा, और मैंने पार्टी में विभिन्न दायित्वों, विभिन्न प्रकार के जो भी संगठन ने मुझे कार्य सौंपा, वो सब कार्य करते हुए आप सब के बीच में लंबे समय से हूँ। आप सब के सुख दुख में मैं उपस्थित रहा, आपकी समस्याओं को सुना, और निरंतर जो है ये कारवां चलता रहा है। और इसका जो ये परिणाम हुआ कि आज उस पार्टी ने मुझे यहाँ विधानसभा बाड़मेर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आप सबके बीच में सेवा करने के लिए एक अवसर प्रदान किया है। उसके साथ ही मैं बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ। संघ की जो बातें हैं, जो विचारधारा है, उसने मुझ में राष्ट्रवाद की भावना का एक विचार प्रकट किया, और सनातन संस्कृति से जो हम जो जुड़ाव रखते हैं, इस तरह के जो कई विचार हैं, उन विचार का मुझ में जो है भाव प्रकट हुआ। साथ ही अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करूं तो मैं एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखता हूं। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री तगाराम जी चौधरी, जो बाड़मेर मुख्यालय से पहली बार कमल खिलाने वाले विधायक रहे, और उन्हें जो आप सब ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया, भारी आशीर्वाद प्रदान किया था 2003 में, और उन्होंने भी उन 5 सालों में पूर्ण ईमानदारी, पूर्ण निष्ठा के साथ में, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी भेदभाव के आप सबकी सेवा की, और आपने भी उन्हें अपना पूरा आशीर्वाद प्रदान किया। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में पिछले लगभग 10 सालों से एक ऐसे जो देव पुरुष हैं, हमारे देश का जो है नेतृत्व कर रहे हैं, जो कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और उन्होंने पिछले लगभग 10 सालों में विकास के, जनसेवा के, गरीब कल्याण के इतने ऐतिहासिक कार्य किए हैं कि हम सब देशवासी गौरव का अनुभव करते हैं। इस प्रकार की जो सारी बातें हैं, वो सारी बातें हम निरंतर सुनते आए हैं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके श्रीमुख से, और जो पूरा विश्व है, वो विश्व जो है वो आज के समय में मोदी जी का गुणगान कर रहा है। तो ये हम सब के लिए गौरव की बात है। माननीय मोदी जी जो गारंटी कहते हैं, उस गारंटी को पूरा करके रहते हैं, क्योंकि मोदी का मतलब है गारंटी पूरी होने की गारंटी। और राजस्थान के लिए भी माननीय मोदी जी ने कुछ गारंटियां आप सबके सामने प्रस्तुत की है, जो कि आपनो अग्रणी राजस्थान के संकल्प पत्र के रूप में आप सबके सामने है। जो हमारे साथी उस संकल्प पत्र को नहीं देख पाए हैं, तो मैं उसके कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। मोदी सरकार ने किसान कल्याण के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं,
तो हमारे संकल्प पत्र में जैसा कि अभी किसान सम्मान निधि के प्रतिवर्ष 6,000 रुपये मिल रहे हैं, तो राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से बनने जा रही है, तो हमारे जो किसान हैं उन्हें जो ये किसान सम्मान निधि की राशि है वो प्रतिवर्ष बढ़ाकर 12,000 रुपये की जाएगी। उसके साथ ही लाड़ो प्रोत्साहन योजना, उसके अंतर्गत बालिका के जन्म पर 2 लाख के सेविंग बॉन्ड में वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। और जैसा कि मैं आईआईटी से पढ़ा हूँ, तो आईआईटी की ही तर्ज पर राजस्थान में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हमारे युवाओं के लिए एक बड़ा जो है वो उनके लिए एक लाभ का बिंदु होगा। और साथ ही जो हमारा मेडिकल में जो इंस्टीट्यूट है एम्स के तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की है स्थापना वो है की जाएगी। साथ ही जो ये राजस्थान की जो भ्रष्ट कांग्रेस सरकार है, इस कांग्रेस सरकार ने जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी तो युवाओं को अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान की जाएगी। और कांग्रेस राज में जो नीलाम हुई जो हमारी किसानों की ज़मीनें हैं, यह जो कांग्रेस सरकार है ये धोखे से सत्ता में आई थी। इन्होंने 1 से लेकर 10 तक की गिनती करके कहा था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ कर देंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन जब राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी तो वो जो किसानों की ज़मीन है उनका उचित मुआवजा मिले, इसके लिए एक मुआवजा नीति भी लाई जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश के सभी गरीब परिवारों की छात्राओं को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी, जो भी हमारा एक अभूतपूर्व संकल्प है। उसके साथ ही 40,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भामाशाह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत है वो बाड़मेर में की जाएगी, राजस्थान में की जाएगी, क्षमा चाहूँगा। और साथ ही जैसा कि मैंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, तो इस तरह की जो भी घटनाएं पिछले 5 सालों में हुई है, जैसे कि पेपर लीक, फर्टिलाइज़र, मिड डे मील, खनन, पीएम आवास, जल जीवन आदि, जो उनमें भयंकर घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार से परिपूर्ण ये जो कांग्रेस सरकार रही है, उसके घोटालों की जांच के लिए एक एसआईटी का भी गठन किया जाएगा। और साथ ही जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना के समय में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न उसमें हमारे गरीब परिवारों को उपलब्ध कराया था। तो ये एक और निर्णय हमारी जो आगामी भाजपा सरकार है वो करेगी कि गरीब कल्याण योजना के जो लाभार्थी है उनको 5 साल तक मुफ्त राशन प्रदान किया जाएगा। तो आप सब इस बात से आप में ये विश्वास प्रकट हुआ है कि जिस तरह से पिछले 10 सालों में माननीय मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए, अंत्योदय के लिए बाड़मेर की सुदूर ढाणी में बैठे हमारे बाड़मेर वासियों तक के लिए इस तरह के जो कार्य किए हैं, उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान की जो भाजपा सरकार है वो हर वर्ग के लिए, हर वर्ग की आवश्यकताओं के लिए, हर वर्ग की समस्याओं को दूर करने के लिए ऐतिहासिक कार्य करेगी। तो वहीं दूसरी ओर मैं कांग्रेस सरकार की गारंटियों की बात करूं। अब कांग्रेस सरकार की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरी ना होने की गारंटी। अब कांग्रेस सरकार कहती है कि हमारे जो महिला है, परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपये दिए जाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने पिछले 5 वर्षों में महिलाओं के लिए क्या किया? उल्टा राजस्थान को महिला अत्याचार और भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर ला दिया है। आज जब भी हम अखबार खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें आता है कि कहीं ना कहीं एक महिला दुष्कर्म की घटना हो गई है, महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, आज महिलाओं को अपनी सुरक्षा की चिंता हो रही है। इस तरह का जो कार्य है वो है इस कांग्रेस सरकार ने ला खड़ा किया है। तो आप किस तरह की गारंटी दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि 2 रुपये प्रति किलो गोबर खरीदेंगे। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं कि जब राजस्थान में जब लंपी की बीमारी फैली हुई थी, भयंकर रूप से फैली हुई थी, उस समय आप कहाँ थे? जो आज आप कह रहे हैं कि 2 रुपये प्रति किलो गोबर खरीदेंगे, तब उस समय जो हमारी गौ माता है उनकी रक्षा करने के लिए आप कहाँ थे? यहाँ के जो मुखिया, यहाँ जो पिछले 15 सालों से जो राज में बैठे हैं, जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष है, वो उस समय कहाँ पर थे? ये सवाल हमको करने चाहिए। और साथ ही अभी जो कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा और हर विद्यार्थी के लिए अंग्रेजी मीडियम शिक्षा की गारंटी। अरे आपने शिक्षा का जो भट्टा बिठा दिया है वो किसी से छुपा नहीं है। यदि आपको शिक्षा की इतनी चिंता होती तो आप राजस्थान में स्टाफ की चिंता करते,
जो स्कूलें खुली है उसके अंदर अच्छा स्टाफ लगाते, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते। इस तरह के जो ये धोखे की गारंटियां हैं, ये गारंटियां नहीं देते। सरकारी कॉलेज के पहले साल के विद्यार्थियों को आप लैपटॉप देंगे। आज आप बाड़मेर में जो कॉलेज, उस कॉलेज की हालत देख लीजिए, आज उसकी बिल्डिंग देख लीजिए। बाड़मेर एक औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित हो रहा है, लेकिन आज जब सरकारी कॉलेज में प्रवेश करते हैं तो हमें बड़ी शर्म महसूस होती है कि हमारा जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट कॉलेज है, उस कॉलेज की क्या हालत हो रखी है। तो इसलिए जनता जो है पिछली बार जो है वो धोखे में आ गई। मात्र आधे % से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई, लेकिन इस बार जनता है इन झूठी गारंटियों के झांसे में, इस धोखे में नहीं आने वाली है। जनता है जो अपना जो है मानस बना चुकी है और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनने जा रही है। यह तो राजस्थान की बात हुई। अब मैं प्रमुख रूप से बाड़मेर के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। जब हमारे बाड़मेर की बात आती है तो हमारी जो बाड़मेर की जनता है वो पिछले 15 सालों का जो एक भय, भ्रष्टाचार, जंगल राज और जो कुशासन रहा है, उस कुशासन से परेशान हो चुकी है। आज बाड़मेर शहर का, बाड़मेर ग्रामीण क्षेत्र का क्या हाल हो गया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज बाड़मेर के विकास के बारे में जब सवाल पूछे जाते हैं तो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, वो इधर उधर की बातें करने लगते हैं। उनके पास में जवाब देते नहीं बनता। जनता पूछ रही है लेकिन विधायक जो हैं वो जवाब देने से कतरा रहे हैं। तरह तरह की थोथी बातें करते हैं लेकिन उस बातों से कोई सार नहीं है। जनता जो है परेशान है और जनता ये मानस बना रही है कि इस बार कांग्रेस सरकार है। यहाँ जो बाड़मेर में 15 सालों का जो कुशासन रहा है, उस कुशासन का, उस अकाल का इस बार अंत करना है और बाड़मेर मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी का भारी बहुमत के साथ में कमल निश्चित रूप से खिलाना है। जो माननीय विधायक हैं वो विधायक 15 साल से यहाँ पर जमे हुए हैं। उन्होंने उस लोकतंत्र के सिंहासन को, जनता के सिंहासन को अपना सिंहासन बना दिया है। आज उनके आसपास की जो मंडली है, उस मंडली की बस जेब कैसे भरी जाए, उसी की चिंता उन्होंने 15 साल की। सरकारी ज़मीनों का बंदर बांट करते रहे। यहाँ बाड़मेर जो नगर परिषद है वो भ्रष्टाचार का, अरबों रुपए के भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। आज बाड़मेर शहर की जो हालत हो गई है उसे देखकर बड़ी चिंता होती है कि क्या हाल हो गया है बाड़मेर शहर का। उसके साथ ही जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, वो मूलभूत सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। बाड़मेर शहर में घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, सड़कें टूटी हुई है, सीवरेज का तो अता पता ही नहीं है। इतनी बार सीवरेज के टेंडर हो गए लेकिन आज भी सीवरेज की स्थिति जस की तस है। इस तरह की कई समस्याओं से, वाटर लॉगिंग की समस्या से बाड़मेर शहर है वो गंभीर रूप से जूझ रहा है। बाड़मेर शहर के जो घर हैं उनकी नींवों में पानी भर रहा है, उन घरों को नुकसान हो रहा है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत बुरे हाल हैं। सड़कें, बिजली, पानी, जो कि राजस्थान सरकार का कार्य होता है कि अच्छे तरीके से पहुंचे। केंद्र सरकार अपनी ओर से सड़कों के मामले में पूरा प्रयास कर रही है और उसका जो परिणाम है आपके सामने है कि आज जो बाड़मेर है वो नेशनल हाईवेज के माध्यम से बड़े अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है। आज हमारे यहाँ से बड़े बड़े नेशनल हाईवेज निकल रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर जो बाड़मेर ग्रामीण की जो सड़कें हैं वो सड़कें किस खस्ता हाल में हैं। सड़कें तो ऐसी है कि बन भी जाती है तो थोड़े समय में 10-15 दिन, 20 दिन, अधिक से अधिक 1 महीना चल पाती है, क्योंकि वो सड़कें नहीं है, वहाँ पे तो एक लेप किया हुआ है। इस तरह की हालत जो है वो बाड़मेर की हो गई है। हमें उनसे ये पूछना चाहिए कि 15 साल आपको मिले, आपने उस 15 साल में हमारे लिए क्या किया। 15 साल का जो कालखंड एक लंबा कालखंड होता है, उस कालखंड के अंदर कितने ऐतिहासिक कार्य हो सकते थे। जिस दिशा में बाड़मेर को आगे बढ़ना चाहिए था, इन 15 सालों में बाड़मेर जो है विपरीत दिशा में आ गया है। वहीं दूसरी ओर 2003 से 2008 में दादाजी श्रद्धेय स्वर्गीय सीताराम जी चौधरी आप सबके बीच में सेवक के रूप में रहे और उस समय में उन्होंने बाड़मेर में विकास की गंगा बहा दी। जिस भी गांव ढाणी जाओ, शहर में जाओ, तो उन सब के पास में कोई न कोई उदाहरण होते हैं कि दादाजी स्वर्गीय सीताराम जी चौधरी ने हमारे लिए ये कार्य किया, हमारे लिए ये कार्य किया। उन सब के पास में कोई न कोई गिनाने की एक अच्छी बात होती है और ये बात जो है वो आप सब ने, जब मैं आपके बीच में आया, आपने मुझे बताई। वहीं दूसरी ओर एक और बात करूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी है वो, उसकी विचारधारा में अंत्योदय है, गरीब कल्याण है। हमारी जो पंच निष्ठाएं हैं वो पंच निष्ठाएं इतनी मजबूत हैं। हमारा जो एक बेस है, जो आधार है वो इतना मजबूत है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी सरीखे जो हमारे महापुरुष है, उन महापुरुषों ने भारतीय जनता पार्टी की आधारशिला रखते हुए आज
ऐसा भारतीय जनता पार्टी को एक रास्ता दिखाया कि वो जो छोटा सा बीज है, आप सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से, आपके परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी आज इस स्थिति में है कि यह विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। यह आप सबकी मेहनत से, आप सबके परिश्रम से संभव हुआ। जब हम पार्टी की बात आती है तो जो कार्यकर्ता पार्टी में कार्य करता है, पार्टी भी उस कार्यकर्ता को पूरा मान सम्मान देती है। जब भी अवसर आते हैं तो पार्टी उन्हें यह अवसर, जब भी बात आती है तो पार्टी उन्हें अवसर प्रदान करती है कि वो जनसेवा के कार्य करें। तो मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी परिवार का कोई सदस्य जो पहले परिवार में था और अब परिवार में नहीं है, तो उनसे भी यह पूछना चाहिए कि जब आपको जनसेवा के अवसर मिले थे, पूर्ण सम्मान मिला, लेकिन जब आपको जनसेवा के अवसर मिले थे तब उस समय आपने क्या किया? उन समय की बात अवश्य आपको पूछनी चाहिए, क्योंकि वही प्रश्न जो है वो आगे के भविष्य का निर्माण करेंगे। अगर उन प्रश्नों का आपको कोई सीधा उत्तर नहीं मिलता है तो मुझे लगता है कि आपको इस बारे में विचार करना चाहिए। सत्ता प्राप्ति जो है ये इनके प्रकार है, इनसे सत्ता प्राप्ति हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि कौन योग्यता के आधार पर हमारी जो है वो बेहतर सेवा कर पाएगा, यह हमारा जो है प्रश्न होना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको कैसे विश्वास दिला सकता हूं, उसके लिए मैंने आपके समक्ष एक संकल्प पत्र रखा है। उस संकल्प पत्र के ध्येय में यह बात तो है ही कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो बेहतर तरीके से आप सबके सामने कैसे पहुंचे। उसके साथ में जो मेरी शिक्षा मैंने प्राप्त की है, चाहे तकनीकी शिक्षा हो, चाहे जो मेरी प्रबंधन की शिक्षा हो, उस शिक्षा का उपयोग मैं आप सबकी सेवा में बेहतर तरीके से कैसे कर पाऊं, इसके लिए मैंने जो है वो एडवांस्ड जो बातें हैं, वो बातें एक विजन के रूप में आपके सामने, मेरे विचार विजन के रूप में आपके सामने रखे। और वो कोई ऐसे विचार नहीं है कि जो पूरे न हो पाए। मैंने कोई बहुत बड़ी बड़ी इतनी बातें कर दी कि नहीं, कि वो पूरी होने जैसे नहीं है, ऐसा मैंने नहीं किया है। मैं जो बातें पूरी कर पाऊंगा और निश्चित रूप से आप जब मुझे आशीर्वाद प्रदान करेंगे तो वो मैं कर पाऊंगा, वही बातें मैंने आपके समक्ष रखी है। तो मैं मुख्य रूप से उन बातों के ऊपर आप सबके बारे में अपने विचार रखूंगा। पहला, बाड़मेर शहर से शुरुआत करें तो हमारे बाड़मेर शहर में, जैसा कि मैंने कहा कि वाटर लॉगिंग की समस्या है, वो बड़ी ही तेज गति से बढ़ रही है। तो वाटर लॉगिंग क्या होता है कि हमारा जो जल स्तर है, भूमि का जल स्तर है, वो शहर में बढ़ता जा रहा है। उस जल स्तर के बढ़ने के कारण हमारे जो घरों की नींवें हैं, उस नींवों में पानी जमा रहता है, वो नींवें जो है कमज़ोर हो रही है। और हमारा जो इस प्रकार का जो खतरा है, जो घर हमने अपने जीवन की पूंजी जमा जमा करके जो घर बनाए हैं, जिसमें हमारा भाव जुड़ा है, हमारा भाव इतना मजबूत है कि वो घर इस बात को सहन कर पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में यदि समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो हम सब के लिए खतरा बन जाएगा। तो इस खतरे को दूर करने के लिए मैंने कहा कि बाड़मेर जो शहर है उसको स्पॉन्ज सिटी के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि स्पंज शहर या स्पॉन्ज सिटी क्या होता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि स्पंज होता है, जो पीले कलर का जो हम देखते हैं स्पंज, तो स्पंज को जब पानी में डालते हैं तो वो पानी सोख लेता है, और जब हम उसे निचोड़ते हैं तो वो पानी निकाल देता है। तो इसका सामान्य सा अर्थ ये है कि जो हमारा जो भगवान जो है, जो हमें अमृत रूपी जो जल प्रदान करता है बरसात के माध्यम से, उस जल का हम अच्छे तरीके से स्टोरेज कैसे कर पाएँ, और जब हमें आवश्यकता हो तो उसका हम उपयोग कैसे कर पाएँ। वो जो अमृत रूपी जल है, जब हम उसको स्टोरेज नहीं कर पाते हैं तो वही पूरे शहर से होता हुआ शहर में गंदगी करता हुआ निकल जाता है, और जो है बाड़मेर शहर वासियों को भुगतना पड़ता है। वाटर लॉगिंग की समस्या है वो बहुत तेज गति से बढ़ रही है। तो उसके निस्तारण के लिए मेरे पास में एक स्पंज सिटी प्रोजेक्ट है जो मैंने आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। वहीं दूसरी ओर मुझे गर्व होता है कि हमारे जो युवा हैं, वो बाड़मेर के युवा हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, चाहे शिक्षा ले लीजिए, चाहे खेल ले लीजिए, उन सब क्षेत्रों में हमारे बाड़मेर का जो लोहा है वो पूरे भारत में मनवा रहे हैं। शिक्षा में अच्छे जो परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में अच्छी रैंक प्राप्त कर रहे हैं, और उसके साथ ही खेल के क्षेत्र में भी ओलंपिक तक जा पहुँचे। लेकिन उसके साथ ही मुझे यह पीड़ा भी होती है कि वो सब जो पहुंच रहे हैं वो किन अभावों में, किन समस्याओं का सामना करते हुए पहुंच रहे हैं। तो मेरा यह भी विजन रहेगा कि वो जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को मैं कैसे दूर करूं। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बात की, जैसे कि बाड़मेर में जो हालत हो गई है वर्तमान में सरकारी कॉलेजों की, तो यहाँ बाड़मेर में एक बहुसंख्या विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। बाड़मेर में जो कंपनी है,
करोड़ों रुपए का राजस्व जो है वो यहाँ बाड़मेर से मिलता है। CSR फंड के तहत कई प्रकार के प्रोजेक्ट किए जाते हैं, लेकिन आप मेरी बात मानिए कि हमारी शिक्षा के ऊपर जो है वो जो पैसा है वो लगना चाहिए और निश्चित रूप से लगना चाहिए। इसके लिए बाड़मेर में एक बहुसंकाय विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं मेरे युवा साथियों को पूछता हूँ कि आप 12वीं पास करने के बाद में कहाँ पढ़ रहे, तो उसमें से अधिकांश का जवाब होता है कि मैं दिल्ली पढ़ रहा हूँ, मैं साउथ में पढ़ रहा हूँ, मैं कहीं नॉर्थ में पढ़ रहा हूँ। इस तरह के जो जवाब हैं, और कहीं गुजरात में पढ़ रहा हूँ, इस तरह के जवाब मुझे सुनने को मिलते हैं। तो मेरा ये सपना है कि बाड़मेर में एक बहुसंकाय विश्वविद्यालय बने, ताकि चाहे किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, वो जो पढ़ाई है वो आप बाड़मेर से ही पूरी कर पाएँ। इसके साथ ही जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जो खेल का क्षेत्र है, उस खेल के क्षेत्र में हमने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, चाहे कोई भी खेल ले लीजिए। और यह भी मेरा मानना है कि अगर यहाँ के खिलाड़ियों को, हमारे खिलाड़ी भाई बहनों को अगर बेहतरीन सुविधाएं मिले, तो वो ओलंपिक में मेडल लाएंगे, बाड़मेर के लिए लाएंगे, जो हमारे बाड़मेर के लिए और हमारे देश के लिए गौरव की बात होगी। तो इसके लिए बाड़मेर में यदि एक मल्टी यूटिलिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाए, तो वो बाड़मेर के हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा और वो जो है कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आज आदर्श स्टेडियम की जब बात आती है, मैं बचपन से देख रहा हूँ कि स्टेडियम जिस स्थिति में था आज उसी स्थिति में, उसके अलावा इस तरह का कोई खेल का मैदान नहीं है या इस तरह की कोई सुविधाएं नहीं है कि जिससे हमारे खिलाड़ियों को प्रेरणा मिल सके, सुविधाएं मिल सके। तो इसलिए बाड़मेर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की महती आवश्यकता है। इसके साथ ही हमारे किसानों की बात करूँ तो बाड़मेर जो है, अगर बाड़मेर और इस मारवाड़ क्षेत्र को एक ऑर्गेनिक हब के रूप में विकसित किया जाए, प्रयास चल भी रहे हैं बाड़मेर जिले के लिए, तो ये पूरा जो मारवाड़ क्षेत्र है उसको अगर यदि एक ऑर्गेनिक हब के रूप में विकसित किया जाए, तो इसका जो लाभ है वो निश्चित रूप से हमारे यहाँ के किसानों को मिलेगा। इसके साथ ही जैसा कि बाड़मेर में कई कंपनीज काम कर रही हैं, तो बाड़मेर को, जैसे बाड़मेर में जो काला सोना कहते हैं तेल वो निकल रहा है, कोयला लिग्नाइट निकल रहा है और अन्य भी खनिज पदार्थ निकल रहे हैं। तो इन सारे जो है अलग अलग स्थानों पर जो ये कार्य चल रहे हैं, उन सब के लिए अगर एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की जाए, तो हमारे जो यहाँ युवा हैं उन युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। और हमारे जो हम कहते आए हैं कि बाड़मेर दुबई बनेगा, तो बाड़मेर दुबई के रूप में जो है वास्तविक रूप में विकसित होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही बाड़मेर में स्टार्टअप, इंक्यूबेशन और इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाए, क्योंकि मारवाड़ी है वो व्यवसाय में, वो व्यापार में अपनी एक अलग स्किल रखते हैं। तो अगर दक्षता रखते हैं, अगर यहाँ बाड़मेर में इस तरह के सेंटर की स्थापना की जाए, उसकी स्थापना से बाड़मेर के युवा हैं उन युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। और जो ये सुजेश्वर पहाड़ी है, उस सुजेश्वर पहाड़ी का अगर ऑक्सीजोन के रूप में यदि उसका विकास किया जाए, तो स्वास्थ्य और अन्य जो लाभ है वो भी हमें मिलेंगे। साथ ही जैसा कि हमारे जो पास में जैसलमेर ज़िला है, जैसलमेर ज़िला जो है आज एक पूरे विश्व में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। तो बाड़मेर में भी कई इस तरह के स्थान हैं जिनको यदि विकसित किया जाए, तो बाड़मेर भी है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। ये जो हमारा मारवाड़ क्षेत्र है बाड़मेर जैसलमेर के साथ में, ये एक टूरिस्ट हब बन सकता है। चाहे प्राकृतिक तरीके से बात करें या ऐतिहासिक तरीके से बात करें या फिर एक धार्मिक टूरिज्म की बात करें, तो इन सब बिंदुओं के साथ में जो है बाड़मेर जो है एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित हो सकता है। इस तरह के जो कई बिंदु है वो मैंने आप सब के समक्ष रखे हैं। जब हमारे जनप्रतिनिधि हमारे सामने आते हैं, जब वोट मांगने के लिए लोग आते हैं, तो हमें उनसे ये पूछना चाहिए कि हाँ, आप हमारी समस्याएं गिना रहे हैं, सब बता रहे हैं कि हमारी ये समस्याएं हैं। वो समस्याएं तो हम भी भली भांति जानते हैं, लेकिन उन समस्याओं का जो है वो समाधान आप कैसे करेंगे, आपका क्या विजन है, आपका क्या जो है रूट मैप है, आपका क्या रोड मैप है, वो रोड मैप आप हमें बताइए। उस रोड मैप के आधार पर हम ये निर्णय करेंगे कि आप जो है हमारी सेवा बेहतर तरीके से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यह जो है ये प्रश्न आपको उनसे अवश्य करना चाहिए। तो वही जो उस प्रश्न का उत्तर है मैंने संकल्प पत्र के रूप में आप सबके सामने रखा है। यदि आप मुझे इस अवसर पर भारी आशीर्वाद प्रदान करेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में पूर्ण ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ
24 घंटे 365 दिन और कई सालों तक लगातार मैं आप सबकी सेवा में उपस्थित रहूंगा और लंबे समय से रहता आया हूं आपके सुख दुख में, और उस कारण से ही आप में विश्वास बना है और वो जो विश्वास है आप निरंतर रूप से मुझ में व्यक्त कर रहे हैं। तभी तो जहां से हम शुरुआत की थी, हमारा जो कारवां है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, हमारा जो ग्राफ है निरंतर बढ़ता जा रहा है, लोग मेरे पास में पहुंच रहे हैं, देवतुल्य जनता मेरे पास में आ रही है और वो ये कह रही है कि दीपक आप में हमें पूर्ण विश्वास है, आप हमारे बाड़मेर का भविष्य के रूप में हम आपको देख रहे हैं, और जो भी आप ये विजन लेके आए इस विजन में हम अपना विश्वास व्यक्त करते हैं और आपको 25 तारीख को हमारा भारी आशीर्वाद प्रदान करेंगे। प्रिय बाड़मेर वासियों, जब हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति का जो है लक्ष्य होता है वो जनता की सेवा करना, सुशासन स्थापित करना। इस तरह के जो है ध्येय होता है वो राजनीति में जो आते हैं उनको रखना चाहिए। तो इसी भाव को लेकर जो ये संकल्प पत्र है ये मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। एक और बात उसके साथ में ये भी कहना चाहता हूँ, मैंने आपके सामने संकल्प पत्र प्रस्तुत किया है और मुझे आपका जब आशीर्वाद मिलेगा और मुझे सेवक के रूप में आपकी सेवा करने का जब अवसर मिलेगा और निश्चित रूप से आप मुझे प्रदान कर रहे हैं, तो उसके साथ ही मैं नियमित रूप से आप सबके सामने अपना जो है निरंतर रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करूंगा और उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जवाबदेही तय होगी कि हाँ आपने जो बात रखी थी आप उस दिशा में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं निरंतर रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपना, जैसे मैंने कहा पहले भी कहा था, मुझसे लोग पूछते थे कि आपने इतनी पढ़ाई की है तो आपका विजन क्या है, तो मैंने कहा था कि मैं अपना जो विजन है वो सही समय पर पूरा का पूरा आप सबके सामने रखूंगा। तो इसके साथ ही आज इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि उस विजन को मैंने प्रस्तुत किया, उसके साथ ही जब आप मुझे अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनेंगे तो मैं नियमित रूप से अपना जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपके समक्ष रखूंगा, आप सभी का फीडबैक भी लूंगा कि मैं जो दिशा में जा रहा हूं उसमें क्या कमियां हैं और तुरंत रूप से उन कमियों को दूर करने का भी प्रयास करूंगा। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी व्यस्तता चुनाव के समय में रही, उस कारण से मैंने संपर्क करने का प्रयास किया है, लेकिन आप में से कई बंधु हो सकते हैं, भगिनी हो सकते हैं जिन तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं। तो आप उस व्यस्तता को देखकर आप ये माने कि मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका पोता हूं, आपका भाई हूं, तो आपको मुझे आशीर्वाद प्रदान करना है। ये जो एक छोटा सा पौधा है इसे आपको बड़ा बनाना है अपने आशीर्वाद रूपी पानी खाद से, और यह पौधा बड़ा होकर आप सभी को ही फल देगा। और यह मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे 25 तारीख को बटन नंबर 2 कमल के फूल के निशान के सामने वाला जो बटन है उस बटन को दबाकर आप अपने इस बेटे को भारी आशीर्वाद प्रदान करेंगे। यह बात लेकर, यह निवेदन लेकर, यह आपके चरणों में विनती करता हुआ आज मैं आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। जब हम मत देने जाते हैं, जब हम वोट करने जाते हैं, तो जब उस मतदान केंद्र के उस कक्ष में हम जाते हैं, तो जब हम वोट देते हैं तो वोट अपनी अंतरात्मा से देते हैं। बाहर का किसी भी प्रकार का वातावरण हो सकता है, लेकिन जो अंतिम जब हम बटन दबाते हैं तो वोट अपनी अंतरात्मा से आता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब उस समय वोट करने जाएं तो ये जो सारे बिंदु हैं, ये सारे बिंदु जो मैंने आपके समक्ष रखे हैं, आप उन बातों के आधार पर, मेरे सेवा के संकल्प के आधार पर, पूर्ण ईमानदारी पूर्ण निष्ठा से सेवा के संकल्प के आधार पर, जो मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, शैक्षणिक बैकग्राउंड, संगठन का बैकग्राउंड, पारिवारिक बैकग्राउंड, उसमें से जो विश्वास जो आप व्यक्त करते आए हैं, उन सब विश्वास के आधार पर जो और भी मैंने जो बिंदु रखे हैं, उन विचारों के आधार पर जब आप वोट देने जाएं तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने और अपने इस बेटे को, अपने इस पोते को, अपने इस भाई को 25 नवंबर को बटन नंबर 2 पर भारी से भारी आशीर्वाद प्रदान करें। यही आपके चरणों में